नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसके लिए हमें खेद है। अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या नोट्स थी। नोट्स को हमने 4-5 दिनों के लिए बंद कर दिया है, स्ट्रिक्टली बंद किया है। उसके बाद भी पता नहीं क्यों लोग नहीं मान रहे हैं। बेटा नहीं मानोगे, आप खुद भुगतोगे। 100+ नोट्स के लिए जो है पेमेंट आ चुका है। मैं बार बार कह रहा हूँ नहीं करना है, नहीं करना है, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड किया था 185 लोगों का मैसेज पड़ा हुआ था। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 305 लोगों का मैसेज पड़ा हुआ है। अब 305 लोग कैसे हो गए? इन 305 में से हमें लग रहा है 50-60 का जो पेमेंट है होगा। बेटा ज़बरदस्ती पेमेंट ना करो, बाद में हमें फ़ोन करके परेशान मत करना। आज अभी जस्ट बात हुई है, फिर आया है, फेस टू फेस बात हुई है। उसने हमें विश्वास दिलाया है कि 2 से 3 दिनों में हम नोट्स पहुंचा देंगे सर, आप अपने बच्चे से पूछ लीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूं 4 से 5 दिन में आपके पास नोट्स पहुंच जाएगा। तो 4 से 5 दिन बाद हम फिर बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लेकिन परेशान ना करो बाबू, नाजायज़ परेशान ना करो। मैं चाहता हूं जो 500-600 लोगों का डाटा आ चुका है उनके पास पहले नोट्स तो पहुंच जाए। आप लोग एक साथ ही कर रहे हो, 100-100, 150-150 पेमेंट एक साथ आ रहे हैं। सर्वर भी बिजी हो जा रहा है। कई बार तो देखे हैं 5-5, 6-6 बार लोगों का फेल्ड हुआ है, उसके बाद भी वो पेमेंट कर दिए हैं। तो पेमेंट थोड़ा सा रुक जाइए, 2 से 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। अभी परीक्षा तिथि नहीं आई है, 2 महीने का टाइम है। नोट्स सभी को मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ सभी को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमारे यहाँ मैक्सिमम क्षमता 50-60 लोगों की है कि 50-60 लोगों का पेमेंट पर डे हो जाए। तो बेटा 2 से 3 दिन अभी रुके रहिए, हमें रिज़ल्ट देख लेने दीजिए क्या हुआ, पहुँचा नहीं पहुँचा। और एक बात और, जिन लोगों ने 500 रुपये पेमेंट किया है वो लोग ईमानदारी के साथ अपना 100-100 रुपये और भेज दीजिएगा, ठीक है? 100-100 रुपये अपना भेज दीजिएगा जो लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं। जिन लोगों ने 500 नहीं किया, 600 किया है, उन्हें एक भी रुपये भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ट्यूसडे को यानी मंगलवार को लगभग सभी के पास नोट्स पहुँच जाएगा, जो लोग पहली खेप में बुकिंग किए हैं। पहली खेप, दूसरी खेप, तीसरी खेप, 3 खेप अपने यहाँ से जा चुकी है। लगभग यहाँ से 400 नोट्स प्लस जा चुके हैं, 350 से 400 नोट्स। डायरी देखना होगा कितना जा चुका है। और लगभग 30 से 40 नोट्स यहाँ से बाई हैंड जा चुका होगा। इतने लोग तो आके ले गए होंगे। लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो आप त्रिवेणी नगर में देवकी हॉस्पिटल के पास पहुँचिएगा। अगल बगल देखिएगा जय मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है, वहाँ आप पहुँचेंगे। हमारा नाम बता देना, वो आपको पेमेंट कर देगा, और जो है वो आपको नोट्स दे देगा, आप उसे पेमेंट दे दीजिएगा, चले जाइएगा। मिल रहा है, ठीक है? लेकिन जो लोग आउट ऑफ लखनऊ हैं वो लोग परेशान ना हो और ना हमें परेशान करें। मैं सोचता हूँ कि अकेले इतना बड़ा काम हैंडल कर पाना सबके बस की बात नहीं है, और टेक्निकल टीम भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग सुझाव दिए, सर केवल और केवल PDF भेजिए, काम हो जाएगा, हम लोग PDF निकलवा लेंगे। 500 पेज का PDF आप अपने आसपास पता करिए, कोई निकालेगा? और निकालेगा तो क्या रेट में निकालेगा? 500 पेज का नोट्स है, स्पाइरल बाइंडिंग होगा, फिर 30 रुपये यहाँ लखनऊ में लिया जा रहा है। बहुत मेहनत करने पे 25 रुपये स्पाइरल बाइंडिंग कर ले रहा है। तो 500 पेज का नोट्स अपने आसपास पता करिए, कोई निकाल देगा? प्रिंटर एक बार में निकाल देगा उसका? मशीन गर्म हो जाती है। बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं चल रही हैं, फिर भी खराबियां आती हैं, तुरंत टेक्नीशियन बुलाया जाता है, तब जा कर के उन लोगों की एक्यूरेसी 100-150 नोट्स पर डे देने की है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो लोग पेमेंट कर दिए हैं बेटा, धैर्य रखें, 4 से 5 दिन धैर्य रखे रहें, ठीक है? मैक्सिमम हम 10 दिन का समय अब ले रहे हैं। जिन लोगों ने पेमेंट किया है वो 10 दिन तक फ़ोन ना करें हमारे पास। 10 दिन में अगर उनके पास डाटा नहीं पहुंचता है तब वो फ़ोन करें कि हमारा कहाँ है। और जो ID और पासवर्ड की बात होती है कि सर हमारा ID भेज दीजिए, एक साथ 150-150, 200 लोगों को हम ID कस के प्रोवाइड कराएँ, ये बताइए कैसे हम दें आपको? इतना झमेले हो गए हैं, इतनी दिक्कत हो गई है, इसीलिए हम जो है ऑफ़लाइन नहीं डाटा कुछ भी प्रोवाइड कराना चाहते थे। ऑनलाइन में बहुत सही था। ऑनलाइन आप पेड ग्रुप से जुड़ें, वहाँ आप सब कुछ डाटा लें आराम से, चाहे निकलवाएं चाहे पढ़ें। हम देखे हैं जो लोग ऑनलाइन पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग प्रिंट आउट निकालते थे, कहते थे सर एक पेज का 2-2 रुपये 3-3 रुपये पड़ रहा है।
प्लीज़ किसी तरह समय दे दीजिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ये लॉन्च किया गया था और हमने 300 पेज वाला लॉन्च किया था, ये 500 पेज आपके पास जा रहा है, फिर भी लोगों को जो है विश्वास नहीं हो रहा है। तो अपना प्यार दुलार बेटा बनाए रखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग महामैराथन देखेंगे, बहुत तगड़ा वीडियो होने वाला है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको और डाटा मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस हर एक साइड से होगा, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जो लोग पेमेंट कर दिए हैं वो थोड़ा शांति बना के रखें बेटा, तो ज़्यादा बढ़िया है। फ़ोन उठाने में असमर्थता है, उसके लिए हमें खेद है। आइए हम लोग बात करते हैं इस पे, और बहुत महत्वपूर्ण बात होगी बेटा। क्योंकि यहाँ से लगभग आपका 10 नंबर तो पक्का है, यानी 10 प्रश्न पक्के हैं, आएंगे, बिल्कुल कन्फर्म आएंगे, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। पहला पॉइंट कहा गया कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में होती है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज इंडिया में सबसे पहले मिर्ज़ापुर में होती है। मिर्ज़ापुर में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर स्थित है बेटा, आप जानते हैं। वहीं पे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के चित्र खोजे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, लगभग 4 से 5 बार छप चुका है। दूसरा पॉइंट कहा जाता है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसके पास है। तो बेटा जो इंडियन आते हैं, गोरखा आते हैं, गोरे वाले आते हैं, गोरे वही खोजते हैं, यानी अंग्रेज़ खोजते हैं, याद रखना है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो शैलीय चित्रों की जो खोज है बेटा वो आर्चिबाल्ड कार्लाइड ने की है 1880 में, और काकबर्न ने की है 1883 ईस्वी में। तो शैल चित्रण यानी पत्थरों पे चित्रण का कार्य जो है कार्लाइल ने किया है और काकबर्न ने किया है, ये दोनों महानुभाव करते हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है। बेटा बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है, कई जगह ये 7000 वर्ष मिलता है, कई जगह ये 5000 वर्ष मिलता है, कई जगह ये 6000 वर्ष मिलता है, कई जगह ये 4000 वर्ष तक डाटा पाया जाता है। बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है। फिलहाल 6000 आयोग भी इसे सही मानता है और कुछ जगह 7000 आयोग सही मानता है। दोनों याद रखना है, ये लक बाई चांस होता है कि आयोग कब किसे सही मान ले। आइए आगे बात करते हैं। कहा गया पॉइंट कि आदिकाल की चित्रकला कब से प्रारंभ मानी जाती है। 30,000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है। आगे बात करते हैं, प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसकी है बेटा। तो प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक को लिखने का काम ब्रिटिश पुरातत्व विभाग के एक आते हैं अधिकारी, जिनका नाम होता है स्टुअर्ट पिगॉट, वही लिखते हैं। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सदैव दिमाग में बिठा के रखना। आगे बात करते हैं, कहा गया प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं बेटा वो जेरिको से मिलते हैं। जेरिको। अनिल कुमार जी का 5 फ़ोन आ चुका है बेटा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, नोट्स पहुंच जाएगा, परेशान मत करिए, ठीक है। आगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ पे? तो हथनौर नामक स्थान पे सबसे पहले मानव पाया जाता है, उसका साक्ष्य मिलता है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया था बेटा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान हैं रॉबर्ट बुशफुट। रॉबर्ट बुशफुट साहब जो है सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता को खोजते हैं। आगे बात किया गया, कहा गया प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा से कितने भागों में बांटा गया। तो बेटा इसे 3 भाग बांटते हैं, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूर्व पाषाण काल का जो एज है बेटा वो 25,000 है, यानी 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, यानी कुल मिलाकर के 5,000 वर्षों का इतिहास यहाँ पे है। मध्य पाषाण काल में 25,000 से 10,000 यानी 15,000 तक का डाटा यहाँ पे है। नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। इतना बार कंफ्यूज किया है लोगों को, इतना बार कंफ्यूज किया है कि अक्सर लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। ये 10,000 साल से कई जगह 5,000 साल होता है, कई जगह 4,000 साल होता है, कई जगह 3,000 साल होता है। तो बेटा नव पाषाण काल का जो एज है कुल मिलाकर के 5,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक का रहता है, यानी 6,000 का डाटा मिलता है। इतना इतिहास यहाँ पे संकलित है। आगे बात करते हैं, पूछा गया चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है बेटा। तो कोलवा डिहवा प्रयागराज में पड़ता है, वहीं पे चावल सबसे पहले पाया जाता है। इसका साक्ष्य कोलवा डिहवा से ही प्राप्त होता है। आगे कहा गया नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ करता था। बेटा नवपाषाण काल का जो मानव रहता था वो बस्तियों में रहता था। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताया जाए, बहुत बार क्वेश्चंस लोगों को कंफ्यूज किया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग, कहा गया किस
काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे होता है? और वो चाक पे बनाता है। चाक आप जानते होंगे इस टाइप का गोल वाला यंत्र होता है, बीच में नीचे वो लगा होता है। कुम्हार भाई के पास ये पाया जाता है। बड़ा सा जो है एक पत्थर का टुकड़ा होता है, उसी पे ये घूमता रहता है। इसका सेंटर ऑफ मास पता होता है, उसी पॉइंट पे रखा जाता है और घुमाया जाता है। बहुत अच्छे से बर्तन भी कलाकारी करता है, लेकिन कुम्हार करता है। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कहाँ पे हुआ है? नवपाषाण काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का अवशेष पाया जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या रहा है बेटा? तो नवपाषाण काल के मानवों का पहला केंद्र जो है बेल्लारी माना जाता है, और बेल्लारी आप जानते हैं कर्नाटका में पाया जाता है। और एफ फासेट साहब खोजते हैं। एफ फासेट बेल्लारी को खोजने का काम करते हैं। आप जानते होंगे बेल्लारी बहुत फेमस जगह है, 6 कोणों का सितारा बेल्लारी से ही मिलता है। आगे बात करते हैं, कहा गया नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से मिल रहा है बेटा? नर्मदा नदी घाटी में सर्वप्रथम जो है एक नौ गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ मिला? नर्मदा नदी घाटी में मिला। अगला कह रहा है सर्वप्रथम किस काल में मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो चित्रकला का सबसे पहली चित्रकारी नवपाषाण काल में मानव ने किया है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ है? तो नवपाषाण काल में ही पालिश लगाने की कला का भी आरंभ हो जाता है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा? तो मिर्ज़ापुर हैं, सिंघनपुर हैं और बेल्लारी हैं। ये उत्तर पाषाण काल के अच्छे डाटा केंद्र हैं, अच्छे संग्रह केंद्र हैं, अच्छे उदाहरण पाए जाते हैं यहाँ पे। प्रागैतिहासिक चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं, जैसे आप जानते होंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को किसने लिखा है? डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने लिखा है। कब लिखा? 1967 में प्रकाशित होती है। रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स किसकी पुस्तक है बेटा? तो रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स जो है DH गार्डन साहब की पुस्तक है, बहुत फेमस है। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग को किसने लिखा है बेटा? एलन हॉटक ब्रॉन्डिक ने लिखा है। एलन हॉटक ब्रॉन्डिक ने प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक को लिखने का कार्य किया है। आगे प्रीहिस्टोरिक इंडिया या प्रीहिस्टोरिक इंडिका पुस्तक किसने लिखा बेटा? स्टुअर्ट पिगॉट ने लिखा है। नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक बहुत फेमस है बेटा। अवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 ईस्वी में लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखा जाता है? असित कुमार हल्दर, जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, उन्होंने लिखा है अवर हेरिटेज इन आर्ट। 1952 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इंडियन पेंटिंग की बात करते हैं, डाटा ये 1929 ईस्वी में लिखा गया है। इंडियन पेंटिंग पर्सी ब्राउन की पुस्तक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। राइट आंसर जो है अगर आएगा तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन पर्सी ब्राउन ही आपको राइट आंसर मारना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं बेटा? तो उत्तर पाषाण काल के चित्र प्राप्त होते हैं मिर्ज़ापुर से। आगे मिर्ज़ापुर से प्राप्त शैला चित्रों में मुख्य रंग कौन सा पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में जो प्राप्त हैं शैल चित्र वो लाल रंग के पाए जाते हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं बेटा? तो प्रागैतिहासिक केंद्रों में पहला आता है मिर्ज़ापुर का क्षेत्र, जो कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है, और इसके जो है खोजकर्ता कार्लाइल हैं। 1880 ईस्वी में मूल रूप से ये खोज लिया जाता है। बेल्लारी की बात करते हैं, एफ फासेट खोजते हैं 1892 ईस्वी में। सिंघनपुर की बात करते हैं, CW एंडरसन खोजते हैं 1910 ईस्वी में। कुछ लोग सोचते होंगे बार बार क्यों आता है, बार बार क्यों पढ़ाया जाता है इसे? बेटा इंपॉर्टेंस इसका ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। पंचमढ़ी की बात करते हैं, DH गार्डन खोजते हैं 1936 ईस्वी में। भीमबेटका की बात करते हैं, BS वाकाड़कर खोजते हैं 1958 ईस्वी में। होशंगाबाद की बात करते हैं बेटा, मनोरंजन घोष खोजते हैं, कब खोजते हैं? 1922 ईस्वी में। आगे बात करते हैं बांदा की CA सिल्वाराड खोजते हैं 1907 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण नाम आ गया जिराफ समूह। बेटा इतना बार पूछा गया है कि जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित है? जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित है? तो होशंगाबाद गुफा में चित्रित है। नेक्स्ट, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामाहिस की आकृति अंकित है उसका माप क्या है? तो बेटा महामाहिस जो है 10 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है, 10:6 के अनुपात में पाया जाता है। होशंगाबाद में कुल कितनी शिला श्रेणियों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो होशंगाबाद में मूल रूप से 1 दर्जन यानी 12 प्रागैतिहासिक चित्र लगभग प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद की बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट हो रहा है। होशंगाबाद भी बेटा आप जानते होंगे, होशंगाबाद किसने खोजा है? तो मनोरंजन घोष साहब खोजते हैं 1922 ईस्वी में खोजते हैं। नर्मदा नदी के तट पे स्थित है और मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? तो होशंगाबाद आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र कैसे हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र माने जाते हैं।
प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र और उनके स्थानों की अगर बात करते हैं तो वहाँ से भी, जैसे घायल सूर का चित्र कहाँ मिलता है, भिलडरिया मिर्ज़ापुर में। महामाहेश कहाँ मिलता है, आदमगढ़ होशंगाबाद में। गैंडे का आखेट कहाँ मिलता है, घोड़मगर मिर्ज़ापुर में। पहिएदार काड़ी कहाँ मिलती है, बिडम्भ मिर्ज़ापुर में। बारासिंघे का आखेट कहाँ मिलता है, लिखुनिया मिर्ज़ापुर में। उसके बाद अगर बात करते हैं मयूर का दृश्य कहाँ मिलता है, तो मयूर जो है आदमगढ़ होशंगाबाद में पाया जाता है। आदिम वन देवी की मूर्ति कहाँ पाई जाती है, आदमगढ़ होशंगाबाद में पाया जाता है। घायल भैंसा कहाँ पाया जाता है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में पाया जाता। जिराफ समूह की अगर बात करते हैं बेटा, आदमगढ़ पहाड़ी होशंगाबाद में पाया जाता। कंगारू का चित्र कहाँ मिलता है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। शिकार का नृत्य जो है मूल रूप से कहाँ पाया जाता है, तो शिकार, हाथी का शिकार जो है लिखुनिया मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, और शिकार नृत्य जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जबकि शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अश्वारूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहाँ पाया जाता है, तो बोरी गुफा पंचमढ़ी में पाया जाता है। पंचमढ़ी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। डाटा याद रखना है बेटा। कहा गया प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया, कब बनाया गया बेटा, तो रेखाओं के द्वारा बनाया जाता है। याद रखना है, रेखाओं का महत्व भी प्रागैतिहासिक काल में खूब होता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता किसकी है, रेखा की। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है बेटा, तो गेरुआ रंग में पाए जाते हैं, गेरुआ रंग में। आदिमानव लोग शिला चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं, तो खनिज रंग और भूमिज रंगों का प्रयोग आदिमानव किया करते हैं। गेरुए के अलावा आदिकालीन मानव किस रंग का प्रचुरता में प्रयोग करते थे, तो आदिमानव जो है हेरोजी, रामरज और खड़िया का प्रयोग खूब किया करते थे गेरुए के अलावा। प्रागैतिहासिक काल में रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था बेटा, तो कोयला और काजल में मूल रूप से रासायनिक रंग भी पाए जाते थे। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए जाते हैं तो गेरुआ और चारकोल के द्वारा इसे बनाया जाता है। डाटा याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल में आकृतियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है बेटा, तो सीधी रेखा, वक्र और जो है आयत का प्रयोग ज़्यादातर यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। बात करें आदिकाल की, तो आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है बेटा, तो छेपांकन पद्धति आदिकालीन में खूब देखने को मिलती है। छेपांकन पद्धति याद रखना है। मोहनजोदाड़ो की हम लोग बात कर लें बेटा। मोहनजोदाड़ो आप जानते हैं डांसिंग गर्ल पाई जाती है, जिसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इंच में अगर बात करें तो 4.1 इंच ऊंचाई में है डांसिंग गर्ल। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं बेटा, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा का संबंध किससे है, इंडस वैली से है। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की थी, तो सन जॉन मार्शल के निर्देशन में होता है। राय बहादुर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी के नेतृत्व में काम हो पाता है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं, तो सिंधु सभ्यता से इसका संबंध है। आगे बात करें सिंधु सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे, 2 प्रमुख नगर थे। एक मोहनजोदाड़ो था, दूसरा हड़प्पा था। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक केंद्रों के स्थलों की संख्या बता दीजिए कि कितने पूर्ण परिपक्व नगर पाए जाते थे। तो बेटा सिंधु सभ्यता में 6 नगर पाए गए हैं। कौन कौन से, एक तो मोहनजोदाड़ो हो गया। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्होदड़ो, कालीबंगा और बनावली। बनावली भी नगर था, लोथल भी नगर था, चन्होदड़ो भी नगर था, हड़प्पा भी नगर था, कालीबंगा भी नगर था और मोहनजोदड़ो भी नगर ही था। ये सिंधुकालीन सभ्यता में 6 नगर पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कहा गया कि 1961 ईस्वी में किसके निर्देशन में कालीबंगा खुदाई होती है, तो बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में मूल रूप से कालीबंगा खोदने का काम स्टार्ट हो जाता है। आगे कहा गया सिंधु काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। एक जुता हुआ खेत कहाँ पाया जाता है, सिंधु काल में पाया जाता है, कालीबंगा में स्थित है। आगे बात करते हैं। पूछा गया बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बेलनाकार तंदूर बेटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन राइट आंसर बनेगा। कालीबंगन के भवन कैसे बने थे बेटा, तो कालीबंगन में जो भवन बनाए गए थे वो कच्चे ईंटों के बनाए गए थे। बिना पके हुए ईंट का प्रयोग कालीबंगन में खूब किया गया है। सिंधुकालीन किस स्थल में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया करते थे, तो सिंधुकालीन लोग किस स्थल में फर्श के निर्माण में किया करते थे, तो कालीबंगन के निर्माण में जो है अलंकृत ईंट प्रयोग करते थे। ज़्यादातर उसमें डिजाइन बनी रहती थी, ऐसा ईंट का प्रयोग किया करते थे। बनावली की बात कर ले रहे हैं बेटा। बनावली आप जानते हैं हरियाणा हिसार वाला बेल्ट होता है। और बनावली पुरास्थल की खोज किसने की है, तो आर.एस. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में खोज दी थी। बनावली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो सारस्वती नदी के तट पे स्थित है।
आगे बात करते हैं मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चंस पूछा गया है, बनावली में ही पाया जाता है। आगे कहा गया है कि गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पे स्थित लोथल की खोज कब और किसने की थी। तो लोथल किस नदी पे है, भोगवा नदी पे है। कहाँ पे है, गुजरात में है। खोज किसने की है बेटा, SR राव ने किया है। SR राव ने किया है। 1954 ईस्वी में खोजा था, याद रखना है। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है बेटा, तो लोथल से ही बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी याद रखना है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त होता है, तो लोथल से ही तांबे का हंस भी प्राप्त होता है। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलते हैं, तो शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से ही मिलते हैं, लोथल। आगे पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त लोमड़ी का अंकन कहाँ से मिलता है, तो धूर्त लोमड़ी जो है लोथल से ही प्राप्त होती है और मतरबन मिट्टी के पात्र में बनी होती है धूर्त लोमड़ी। आगे बात करते हैं, डाटा कहा गया मनका बनाने कारखाना कहाँ स्थित है बेटा, तो लोथल और चन्हूदड़ो दोनों जगह मनका बनाने कारखाना पाया जाता है। युग्म समाधियाँ कहाँ मिलती हैं, तो लोथल और कालीबंगा में दोनों को साथ ही दफनाने का काम किया गया। तो युग्म समाधियाँ कहाँ मिलती हैं, कालीबंगा और लोथल में मिलती हैं। आगे कहा गया भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है बेटा वो गुजरात है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ पहाड़ी वाला बात कर लें बेटा, सीता वेगड़ा आप जानते होंगे एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीता वेगड़ा है, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। जोगी महाराज के किस प्रकार के चित्र ज़्यादा मिलते हैं बेटा, तो आप जानते होंगे जोगी मारा में जो है भित्ति चित्रण खूब हुआ है। जोगी मारा गुफा है, कैसी गुफा है बेटा, तो ये मौर्य काल की गुफा है। 300 ईसा पूर्व का डाटा यहाँ पे मिलता रहता है। जोगी मारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है बेटा, तो जोगी मारा गुफा के चित्रों की जो अवधि है वो अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व में पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, सरगुजा रियासत के अंतर्गत आता था। आगे जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है, तो जोगी मारा की जो गुफा है बेटा वो रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। जोगी मारा किस लिए प्रसिद्ध है बेटा, तो जोगी मारा में भित्ति चित्रण खूब अच्छे से होता है, तो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है। जोगी मारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह यानी नाट्यशाला थी उसे सीता वेगड़ा कहते हैं। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला थिएटर कौन सा है, सीता वेगड़ा ही माना जाता है, जोगी मारा में पाया जाता है। आगे तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 दैव शैलियों का वर्णन किया वह कौन सी हैं बेटा, तो देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली मूल रूप से 3 शैलियाँ हैं जहाँ पे लामा तारानाथ ने कुछ कार्य किया है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं, तो 2, एक बिहार होती है, दूसरा चैत्य होती है। चैत्य में पूजा का काम होता है, बिहार में रहने का काम होता है। तो चैत्य गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रह करके पूजा किया करते थे और जो है बिहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान था, वहाँ वो लोग सोते बैठते थे। ठीक है, तो अजंता में 2 टाइप की गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता आप जानते हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है, 30 गुफाएं पाई जाती हैं। बिहार गुफा है बेटा, बिहार गुफा कौन सी है, तो बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह है। चैत्य गुफा कैसी है, तो उपासना स्थल है। अजंता में कितनी गुफा है, 30। अजंता की मुख्य विषय क्या है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म। आगे अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं, तो 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। आगे कहते हैं जातक कथाओं की भाषा क्या होती है बेटा, तो जातक कथाएं आप जानते हैं जब इसका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है, तो जातक कथाओं की भाषा पाली हो जाएगी क्योंकि बौद्ध धर्म में भाषा पाली थी। जातक कथाएं क्या होती हैं बेटा, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं वही जातक कथाएं कहलाती हैं। अजंता के चित्र संबंधित हैं बेटा, तो अजंता में ज़्यादातर डाटा जो है बौद्ध धर्म से मिलता है, इसीलिए जो है यहाँ पाली भाषा का प्रयोग खूब हुआ है क्योंकि बौद्ध धर्म के काल में मूल रूप से पाली का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता था। अजंता में बोधिसत्व वाली पेंटिंग किस गुफा में बनी है, तो आप जानते हैं गुफा संख्या 1 में चित्रित है। आगे बात किया गया है, कहा गया कि अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है बेटा, तो 7वीं शताब्दी के मध्य में मूल रूप से अजंता की गुफा संख्या 1 निर्मित हुई है, बनी है। आगे अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है, तो मरणासन राजकुमारी के लिए गुफा संख्या 16 जिम्मेदार है बेटा, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, तो बेटा मैं बार बार वही कहूँगा जो पहले कहता था कि पढ़ने का सही तरीका वही है कि जो आपके समझ में आए, जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, बार बार पढ़ने का मन करे, जहाँ से आपको मज़ा आए वही टॉपिक पहले पढ़ना स्टार्ट करिएगा। फिर धीरे धीरे आपको जो है मज़ा और आने लगेगा और निश्चित रूप से आप बेटर परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर देंगे। एक अच्छे और जो है सच्चे शिक्षक की भांति
शिक्षक अभी नहीं कहा जा सकता। अभी एक अच्छे और ये जो है सच्चे विद्यार्थी की भांति आप पढ़ाई करेंगे, तभी उम्मीद जगेगी, आशा की नई किरण जगेगी और निश्चित रूप से जो है आप सेलेक्ट होंगे, एक योग्य शिक्षक बन करके समाज की सेवा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं बेटा? तो पहली प्रदर्शित सूची जो है वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सुरक्षित रखी हुई है। याद रखना है, जो प्रदर्शनी लगाई गई क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सुरक्षित रखा हुआ है इंग्लैंड में, ठीक है। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा नामक जो चित्र है गुफा संख्या 17 में स्थित है। अच्छा, बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि जो है सर आपका जो है मेंटेनेंस बहुत अच्छा नहीं है, आपकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। क्या ये सच्चाई है कि वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ है? वीडियो की क्वालिटी आप लोग बता दीजिए कि गड़बड़ है या सही चल रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं। अजंता में क्यूरेटर कब नियुक्त हुआ है बेटा? बहुत बार पूछा गया है। तो क्यूरेटर जो है वो 1908 ईस्वी में नियुक्त होता है। अजंता चित्रों के कलाकारों को कौन कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली में चित्रित किया गया है? तो मुख्यतः अजंता में ही भाव प्रवणता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला में एक संगम कहाँ स्थायी दिखाई देता है? तो अजंता में ही चित्रकला, वास्तुकला और जो है मूर्तिकला का समागम दिखाई देता है। डाटा इंपॉर्टेंट है। अजंता में किन दो चित्रों के नाम बताइए जो रौद्र रस का बढ़िया से चित्रण कर रहे हों? तो मार विजय है और लड़ते हुए बैल हैं, ये दोनों रौद्र रस के रूप में जाने जाते हैं और दोनों अजंता में ही चित्रित हैं, मार विजय और लड़ते हुए बैल। अजंता में रंगों का प्रयोग किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार किया गया है? तो गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से प्रयोग खूब अच्छे से अजंता में किया गया है। अजंता में प्रमुख गुफाएं हैं, आपको सदैव याद रखना होगा। गुफा संख्या 17 हंस जातक की गुफा है, गुफा संख्या 17 शिवी जातक की गुफा है, गुफा संख्या 1 मार विजय है, गुफा संख्या 2 सहस्त्रबुद्ध है, गुफा संख्या 17 जो है राहुल समर्पण है, गुफा संख्या 16 जो है बुद्ध की पाठशाला है, बुद्ध की पाठशाला है, गुफा संख्या 17 जो है बेसंस्तार जातक है, गुफा संख्या 17 ही श्रृंगार करती हुई राजकुमारी यानी ऊपर के खंभे में। आगे गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि बोधिसत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश है। गुफा संख्या 10 और 17 में छंदक जातक है बेटा, आप जानते होंगे। गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी है। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र है। गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न है। गुफा संख्या 9 में जो है स्तूप पूजा है। गुफा संख्या 10 और जो है गुफा संख्या 17 में श्याम जातक का उल्लेख पाया जाता है। तो गुफा संख्या 10 और 17 दोनों जगह श्याम जातक पाए जाते हैं, याद रखना है। गुफा संख्या 16 में जो है बुद्ध उपदेश है। गुफा संख्या 2 में भी बुद्ध उपदेश है, यानी बुद्ध का जन्म है, याद रखना है। और गुफा संख्या 1 में क्या पाया जाता है? तो राज दरबार में ईरानी दूत को दर्शाने का प्रयास गुफा संख्या 1 में किया गया है। आगे गुफा संख्या 2 की बात करते हैं बेटा। सर्वनाश को चित्रित करने का काम गुफा संख्या 2 में ही किया गया है जनता में। और गुफा संख्या 2 में और क्या पाया जाता है? प्राणों की भिक्षा यानी छंदीवादी जातक को कहाँ दर्शाया गया है? तो गुफा संख्या 2 में ही दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं। कहा गया वर्तमान में अजंता की कुल गुफाएं मिलती हैं। तो बेटा वर्तमान में अजंता में 6 गुफाएं ऐसी पाई जाती हैं जहां चित्र मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 1, 2, 9, 10, 16, 17 में मूल रूप से चित्र पाए जाते हैं अजंता की गुफाओं में। अजंता की चित्रकारी किन शैली पे आधारित मानी जाती है? कौन सी शैली है बेटा? देव शैली पे मानी जाती है। फ्रेस्को सिस्को पद्धति में बनाए गए चित्र कौन से हैं? तो अजंता के ही चित्र फ्रेस्को और सिस्को तकनीकी में पाए जाते हैं। फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क भित्ति का प्रयोग किया जाता है। छंदक जातक की कथा का वर्णन कहाँ हुआ है? छंदक जातक आप जानते होंगे गुफा संख्या 10 में चित्रित थे। कुछ लोगों को हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब इसका MCQs करेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा बेटा। महामैराथन फर्स्ट है तो फर्स्ट है, क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन समाहित किया गया है तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है बेटा? तो गुफा संख्या 17 में है। आगे राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो राहुल समर्पण गुफा संख्या 17 में ही पाया जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो माता और पुत्र यशोदा और राहुल को मूल रूप से गुफा संख्या 17 में ही चित्रित किया गया है। आगे अजंता की किस गुफा में हंस जातक का चित्रण है? हंस जातक कहाँ पे है बेटा? तो गुफा संख्या 17 में ही हंस जातक का चित्रण पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अजंता की गुफा में पाया जाता है।
बात करते हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। 563 से 483 ईसा पूर्व में इनका कार्यकाल रहा है। 563 में जन्म, 483 ईसा पूर्व में मृत्यु। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया बेटा? सारनाथ में दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध द्वारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में मूल रूप से इसका जन्म होता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आप सब जानते होंगे। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे हैं? चारों दृश्य इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया बेटा? बोध गया में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है। वह स्तूप जहाँ इनका संबंध भगवान बुद्ध ने जीवन की सच्ची घटनाओं से नहीं रहा है, तो सांची का स्तूप जीवन से जुड़े हुए घटनाओं से नहीं रहा है, तो सांची का स्तूप महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी गई है। आगे बात करते हैं, कहा गया है गौतम बुद्ध के जीवन पे किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है? तो एडविन एर्नॉल्ड ने लिखी है। एडविन एर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया को लिखने का काम किया है। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है बेटा? तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। कुशीनगर। आगे बात करते हैं बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में हुआ है बेटा? तो दाहिनी करवट में लिटा करके बुद्ध का परिनिर्वाण किया गया है। आगे बादामी की गुफा की अगर बात करते हैं, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती हैं? तो बादामी बेटा कर्नाटका वाला बागरकोट जिला होता है। पहले महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था, बीजापुर में आता था, लेकिन बाद में कर्नाटका अलग बना तो बादामी वहीं शिफ्ट हो गई, यानी कुल मिला के कर्नाटका में चली गई। बादामी की गुफा स्थित है बीजापुर पहाड़ी पे स्थित है। बादामी का पुराना नाम क्या है? वात्यातपुरम या फिर वातापी। मूल रूप से बादामी का ही पुराना नाम है। बादामी गुफा को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया है? तो चालुक्यों के द्वारा इसे विकसित करने का काम किया गया है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है बेटा? बादामी स्थित है। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया गया, मंगलेश ने करवाया था। बादामी के भित्ति चित्रों में सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की हैं? तो जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी यानी JM अहिवासी ने भित्ति चित्रण का काम किया है बादामी गुफा में। बादामी की गुफा की खोज कब और किसने हुई? तो स्टेला कैमरिस ने खोजा है। 1924 ईस्वी में खोज लिया था। किस गुफा को? बादामी गुफा को, जिसे हम लोग वात्यापी या फिर वात्यातपुरम के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं शिव विवाह का। शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं कहाँ पे बेटा? बादामी गुफा में ही पाए जाते हैं। बादामी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंध रखती है। बादामी गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बेटा 4। बादामी गुफाओं में कुल कितनी संख्या है? 4। पहली गुफा शैव धर्म से, दूसरी गुफा, तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से और चौथी गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो 4 गुफाएँ टोटल पाई जाती हैं बादामी में। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियाँ क्या हैं बेटा? तो नटराज के रूप में भगवान शिव को चित्रित करने का काम बादामी की गुफा संख्या 1 में किया गया है। गुफा संख्या 4 की छवियाँ क्या हैं बेटा? तो आदिनाथ हैं। आदिनाथ जैन तीर्थंकर होते हैं, आप जानते हैं। गुफा संख्या 4 में उन्हें चित्रित करने का काम किया गया है। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों में आरंभ हुई है? तो बादामी की गुफा चित्रों में भी ऐसा कारनामा देखने को मिलता है। ब्राह्मण धर्म संबंधी उपलब्ध प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्तिचित्र जो है बादामी गुफा में ही उपलब्ध होते हैं। आगे बात करते हैं, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं बेटा? तो कावेरी नदी, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती नहीं है। आयोग बहुत बार कृष्णा नदी राइट आंसर मान चुका है। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज किसने की है बेटा? तो फ्रांसीसी शोधकर्ता हैं दूरबील, यही खोजते हैं। तो श्री दूरबील साहब सित्तनवासल की गुफा को खोज देते हैं। सित्तनवासल की गुफाओं की खोज दूरबील ने कब की थे? तो दूरबील ने 1934 में की है। कई जगह ये बेटा 1834 लिखा मिलता है, कई जगह 1934 मिलता है। तो इसमें राइट आंसर जो है 1934 दिखाई दे रहा है। दूरबील साहब ने सित्तनवासल को कब खोजा है? तो 1934 में खोजा है। तो सित्तनवासल की गुफाओं का खोज कब हुआ है? तो सित्तनवासल कब खोजा गया? 1934 में खोजा गया है बेटा। आगे बात करते हैं, सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण काल कब और किसके समय हुआ है? तो 700 से 900 ईस्वी के मध्य मूल रूप से काम हुआ है। किसके समय में हुआ है? तो मध्य में पांड्य राजाओं के समय में हुआ है। आगे बात करते हैं, कहा गया है कि जो है सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? तो सित्तनवासल की जो गुफा है बेटा वो जैन धर्म से सदैव संबंध रखती है। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम कला उदाहरण कौन सा है बेटा? तो सित्तनवासल की गुफा ही है। सित्तनवासल की गुफा तमिलनाडु में पाई जाती है, आपको ये डाटा याद रखना होगा। आगे बात करते हैं, जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम कला उदाहरण कहाँ है? तो सित्तनवासल की गुफा में ही है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है कहाँ से? तो अर्धनारीश्वर का जो प्रसिद्ध चित्र है बेटा वो सित्तनवासल की गुफा से ही प्राप्त होता है। सित्तनवासल गुफाओं के
छत पे किसकी छवियाँ दिखाई देती हैं? तो बेटा चित्तनवासल की गुफाओं में कमल सरोवर को दर्शाने का प्रयास किया गया है। कमल सरोवर की छवियाँ खूब दिखाई देती हैं। आगे, एक सरोवर में कमलवन का सुंदर आलेख प्राप्त होता है, तो चित्तनवासल से ही प्राप्त होता है। कमलवन का सुंदर आलेख चित्तनवासल से प्राप्त होता है। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा काल को विकसित किया था? तो किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा को विकसित किया है? राष्ट्रकूट ने किया है। एलोरा कोई प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है और 756 से 773 ईस्वी के मध्य मूल रूप से ऐसा कारनामा किया गया है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो आप जानते हैं 34 गुफा टोटल पाई जाती है। 34, 1 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म है, 13 से 29 तक हिंदू गुफा हैं और 30 से 34 तक जैन गुफा है। गुफा संख्या 16 में आप जानते होंगे एलोरा की जान यानी कैलाश मंदिर स्थित है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कैलाश मंदिर ही है बेटा। और कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियाँ क्या हैं? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी चित्रित हैं इसमें, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो 32 नंबर की जो गुफा है बेटा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है, इंद्र सभा के नाम से मशहूर है। आगे, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है बेटा? तो त्रिपुरांतक मूर्ति जो है मूल रूप से कैलाश मंदिर एलोरा में ही पाई जाती है। एलिफेंटा गुफा कहाँ से घिरी हुई है बेटा? एलिफेंटा समुद्र से घिरी हुई है, याद रखना है। प्राचीन नाम क्या था? धारापुरी था। एलिफेंटा में कितनी गुफा हैं? 7 गुफा हैं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण क्या था बेटा? तो 8वीं शताब्दी के आसपास राष्ट्रकूट के सामंत आते हैं, वही लोग मूल रूप से इसे बनवाए देते हैं एलिफेंटा गुफा को। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है बेटा? त्रिमूर्ति के लिए ज़्यादा फेमस है। त्रिमूर्ति की हाइट बहुत बार पूछी गई है, 20 फीट है या फिर 6.1 मीटर में त्रिमूर्ति पाई जाती है। आगे, विश्वविख्यात जो है महेश राकट कहाँ स्थित है बेटा? तो महेश का राकट मूल रूप से एलिफेंटा में ही स्थित है। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो हाथी की जो मूर्ति है बेटा वो वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, पूर्ण नाम विक्टोरिया गार्डन था, ये मुंबई में स्थित है। तो हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पे है? वीर माता जीजाबाई उद्योग में स्थित है यानी उद्यान में स्थित है। आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट जो कहा गया है वो कहा गया कल्याण सुंदरम मूर्ति। कल्याण सुंदरम मूर्ति जिसे शिव और पार्वती को दाम्पत्य रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया, कहाँ स्थित है बेटा? तो एलिफेंटा में स्थित है। एलिफेंटा डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? बेटा धर्मपाल ने की है। बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, कुछ लोग कुमारगुप्त मारते हैं, कुछ लोग धर्मपाल मारते हैं, तो धर्मपाल लगाना है बेटा। पाल वंश के संस्थापक आप जानते हो गोपाल ने हैं और गोपाल के ही ये वंशज माने जाते हैं, गोपाल के ही पोते ओते माने जाते हैं धर्मपाल। इन्होंने ही भागलपुर में बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश किया था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे बेटा? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे जयदेव दी, याद रखना है। पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्तियां कला का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? तो कुकिहार गया में मूल रूप से कांस्य काल की मूर्तियां खूब पाई जाती हैं, कांस्य की मूर्तियां खूब बनी थी। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बने हैं बेटा? तो आरंभ में ग्रंथ चित्र जो है वो ताड़पत्रों पर बने हैं, आप जानते होंगे ताड़पत्रों पर पहला काम होता था। आगे पाल पोथी चित्र बनाए गए, किस पे बनाए गए बेटा? तो पाल पोथी के जो चित्र बनाए गए वो ताड़पत्रों पर ही बनाए गए थे। पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि के आलेख मिलते हैं? तो देवनागरी लिपि के डाटा पाल शैली में मिलते हैं। तो पाल शैली के दृष्टांत चित्र किस पे पाए जाते हैं? देवनागरी लिपि में पाए जाते हैं। आगे बात करें तो पूछा गया बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया? तो बेटा पाली भाषा में विनय पिटक को लिखने का काम किया गया है। आगे पाल शैली या पाल चित्रों में किस शैली का अपनाया गया था? तो नाग शैली के द्वारा अपनाया गया। पाल शैली को नाग शैली को रूप में अपनाने का काम किया गया है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है बेटा? तो पाल चित्रकला जो है मूल रूप से दीदी की नगरी बंगाल वाली है, याद रखना है। अजंता की परंपरा विद्यमान होती है, पाल शैली में ही विद्यमान होती है अजंता की चित्रकला। आगे बात करते हैं। कहा गया बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण पाया जाता है? तो बुद्ध को योग मुद्रा में दर्शाने का काम कहाँ किया गया है? पाल शैली में किया गया है। आगे प्रमुख सचित्र पाल पोथियाँ कौन सी है बेटा? तो प्रज्ञा पारमिता प्रमुख जो है पाल पोथी मानी जाती है। साधना माला, पंचशिखा, करण देव गुहा, गंधर्व व्यूह मूल रूप से पाल पोथियों के सचित्र वर्णन हैं। आगे महावीर स्वामी के बारे में देख लें बेटा। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में और मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में हो जाती है।
599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है, 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे बेटा? महावीर स्वामी को माना जाता है। जन्म कहाँ पे होता है इनका? कुंडलग्राम में होता है। महावीर का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व में होता है। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति महावीर को कहाँ होती है? तो जाम्भिक ग्राम के समीप है, ऋजु बालिका नदी किनारे है, एक साल के वृक्ष के नीचे मूल रूप से महावीर को ज्ञान मिलता है। महावीर के पिता का नाम बताइए। सिद्धार्थ थी। महावीर का माता का नाम बताइए बेटा? त्रिशला थी। महावीर का विवाह किससे होता है? यशोदा से होता है। और महावीर की पुत्री कौन होती है? तो विवाह के बाद पुत्री आएगी बेटा, अड़ोज्या या फिर प्रियदर्शनी मूल रूप से इनकी पुत्री होती है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था बेटा? तो जमाली थे, इनके दामाद ही थे। महावीर की मृत्यु कब होती है? 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की आयु में, राजगृह के समीप पावापुरी में होती है बेटा। ये पावापुरी इतनी बार लोगों को कन्फ्यूज किया वनडे एंट्रेंस में, क्या बताया जाए। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 72 साल जिंदा रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे कहा गया जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन माने जाते हैं बेटा? तो जैन धर्म के पहले संस्थापक जो हैं ऋषभदेव माने जाते हैं और यही मूल रूप से प्रथम तीर्थंकर भी हैं, यही पहले जो है एस्टेब्लिश करता भी हैं। वास्तविक संस्थापक तो आप जानते हैं महावीर स्वामी को माना जाता है, लेकिन पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जैन शैली का प्राचीनतम सचित्र चित्र कौन सा है बेटा? तो निशीथ चूर्णी है, याद रखना है। श्लिष्ट शलाका पुरुष चरित्रम के रचयिता कौन है? तो श्लिष्ट शलाका पुरुष चरित्रम के जो रचयिता हैं बेटा हेमभद्राचार्य जी हैं, हेमभद्राचार्य। निशीथ चूर्णी, निशीथ चूर्णी जिसे हम लोग जिनदास गणी द्वारा रचित किया जाता है, का निर्माण किसके समय में हुआ है? तो निशीथ चूर्णी का जो निर्माण है सिद्धराज जयसिंह के समय में हुआ है, 1100 ईस्वी के आसपास। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया प्रति जो मानी जाती है बेटा वो जौनपुर में सुरक्षित मानी जाती है। जौनपुर भारत का सिराज कहा जाता है। सूत्र की कौन सी प्रति श्रेष्ठ है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? तो बेटा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली प्रति है वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय चित्रित करवाया गया और 1467 ईस्वी में मूल रूप से चित्रित करवाया गया और इसी का एक प्रति जो है बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया गया है जो जौनपुर में पहले था। आगे इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस केंद्र से की जाती है? तो इस समय जो है जौनपुर शहर की जो तुलना है वो सिराज से की जाती है। ईरान का शहर है सिराज, तो इसीलिए कहा जाता है जौनपुर भारत का सिराज कहलाता है। किस ग्रंथों पे अपभ्रंश शैली के चित्र खूब दिखाई देते हैं? अपभ्रंश शैली के चित्र कहाँ दिखाई देते हैं बेटा? तो बाल गोपाल स्तुति में होते हैं। बाल गोपाल स्तुति हो गया, रति रहस्य हो गया, दुर्गा सप्तति हो गया, बसंत विलास हो गया, कल्पसूत्र हो गया, कालकाचार्य कथा हो गया, निशीथ चूर्णी हो गया तथा कथा सारित्व सागर हो गया। तो यहाँ पे मूल रूप से अपभ्रंश शैली के चित्र खूब दिखाई देते हैं। बसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं बेटा? तो बसंत विलास के जो चित्र पाए जाते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं, याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। बसंत विलास में कितने चित्र पाए जाते हैं? तो बसंत विलास में 79 चित्र पाए जाते हैं। आगे जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित है बेटा? तो जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में बेलहड़ और चंपावती से प्रणय लीला को चित्रित किया गया है। जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से किसने कहा था? तो स्वर्गीय रायकृष्ण दास हैं जो जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम देते हैं। आगे जैन शैली के चित्रों को धरातल पे किसने उतारा है? तो धरातल पे बेटा ताड़पत्र पे भी आया, कपड़प भी आया, कागज पे भी आया और भित्ति पे भी आया। तो ताड़पत्र, ककड़ा, कागज और भित्ति मूल रूप से जैन शैली के चित्रों को धरातल पे इसी पे उतारा गया है। आगे पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किस राज्यकाल में लिखा गया? तो न्यामतनामा मूल रूप से गयासुद्दीन खिलजी के काल में लिखा गया है। 1469 से 1500 ईस्वी के समय में मूल रूप से न्यामतनामा लिखा गया। जैन शैली का आरंभ एवं विकास कब होता है? तो आरंभ मूल रूप से 11वीं शताब्दी और विकास जो है 15वीं शताब्दी के मध्य हो जाता है। तो 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य इनका विकास जैन शैली का खूब अच्छे से हुआ है। जैन शैली खोज किसने की है? आनंद कुमार स्वामी ने की है। बहुत बार क्वेश्चन छपा है, याद रखना है। सन 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी थी? तो बेटा बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र को खोजने का काम आनंद कोटिश कुमार स्वामी का ही रहा है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है मूल रूप से जैन धर्म की सचित्र रचनाएं मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं रति रहस्य तथा कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र जो है किस शैली में बनाए गए हैं? तो जैन शैली में बनाए गए हैं। राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली मानी जाती है बेटा? तो मुगल शैली राजपूत शैली के समकालीन मानी जाती है। राजस्थानी शैली मुख्यतः थी कैसी? तो लघु चित्र शैली है जिसे हम लोग मिनिएचर पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। लघु चित्रों का सर्वप्रथम विशेषता क्या रहा है? अलंकारिकता रहा है और कल्पना
काल्पनिकता रहा है। तो काल्पनिकता और जो है अलंकारिकता लघु चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। राजस्थान शैली का आरंभ कहाँ हुआ था बेटा? तो राजस्थान शैली का जो आरंभ हुआ था वो एक चश्म चेहरे से हुआ है। एक चश्म चेहरे इसकी विशेषता मानी जाती है। आगे कहा गया राजस्थानी और पहाड़ी शैल चित्रों में मूल रूप से मुख्य वर्ग से संबंधित हैं। राजस्थानी और पहाड़ी शैल चित्र मूल रूप से राजपूत वर्ग से संबंध रखते हैं, राजपूत शैली से संबंध रखते हैं। आगे कहा गया कि बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र यानी बोस्टन प्रिमिटिज्म का विषय वस्तु क्या रहा है बेटा? तो बोस्टन संग्रहालय का सुरक्षित जो राजस्थानी कला है उसका विषय रागमाला रहा है। रागमाला डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ था? तो राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण जो है अलंकारिक रूप में हुआ है। राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो राजस्थानी शैली में गाय को खूब अच्छे से चित्रित करने का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे राजपूतों का जो है छत्र छाया रहा है। तो गाय यहाँ पे बहुत जो है प्रसिद्ध और जो है पवित्र पशु माना जाता था। मांडू यानी मध्य प्रदेश में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है बेटा? तो मांडू में निमातनामा को कहाँ दर्शाया गया है? मांडू यानी मध्य प्रदेश में। निमातनामा मांडू मध्य प्रदेश में दर्शाया गया है। नाथ द्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है? तो नाथ द्वारा को किसके अंतर्गत रखा जाता है बेटा? मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखा जाता है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में नाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की थी? तो महाराणा राज सिंह ने 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी को एस्टेब्लिश किया था, यानी स्थापित करवाया था। नाथ शैली का सबसे बड़ी देन क्या होती है बेटा? तो पिछवाई चित्रण होती है, याद रखना है। नाथ जी के स्वरूप में पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़ों पे पर्दों पे जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बड़े आकार का जो पर्दा का चित्र होता है उसी को हम लोग पिछवाई के नाम से जानते हैं। पिछवाई या पिछवाई, ठीक है, पिछवाई। नाथ द्वारा शैली का मौलिक देन क्या होता है बेटा? वह पिछवाई ही होता है। पिछवाई किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो पिछवाई किसके द्वारा चित्रित किया गया है? श्रीनाथ जी के मंदिर में मूल रूप से चित्रित किया गया है। पूछा जाता है सांस्कृतिक है, धार्मिक है, आधारिक है या फिर कुछ और? तो धार्मिक वहाँ राइट आंसर बनता है पिछवाई के लिए। पिछवाई चित्र होता है कैसे? चटक रंग होते हैं प्राकृतिक रंगों के द्वारा और टेम्परा माध्यम में कपड़ों पे बनाए जाते हैं। किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष को अधिकता से दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो केले के वृक्ष को अधिकता से कहाँ दर्शाया गया बेटा? नाथ द्वारा शैली में ही दर्शाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये महामैराथन 1 आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापिएगा बेटा। पेमेंट के लिए मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स के लिए 4-5 दिन रुक जाइए। जब सभी के पास पहली खेप पहुँच जाए, पहली दूसरी तीसरी निकल चुकी है, सभी के पास पहुँच जाए, लोग अपना रिस्पॉन्स दे दें, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत सोच विचार के बाद फिर मैं बुकिंग का नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही बनाए रखें। बस एक साथ बेटा 2-2.5 हज़ार लोग मैसेज ना करें, एक साथ सभी लोग फ़ोन कॉल्स ना करें। ज़रूरी सूचना हमने बता दी है। बुक ऑर्डर करने के लिए 4-5 दिन बाद हम फ़ोन आएंगे, बता देंगे आपको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ोन करके परेशान ना करें बेटा, क्योंकि फ़ोन उठाने में और जो है व्हाट्सएप रिप्लाई करने में बड़ी असुविधा हो रही है। जो ज़रूरी हो रहा है उसको हम रिप्लाई कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइव आकर के हम सभी का जो है स्वागत करते हैं और लाइव आकर के हम सभी के क्वेरीज को सुनते भी हैं। मिलते हैं फ़ोन में, तब तक के लिए जय हिंद।